अब तक आपने सुना कि रमानाथ के जाने के पश्चात रतन और जल्पा की मित्रता और गहरी हो गई थी। वही जल्पा जो दिल ही दिल में रतन से ईर्ष्या का भाव रखती थी, अब उसे उस पर तरस आता था। उसके प्रति उसके मन में अब कोई दुर्भावना नहीं थी। उस दुर्भावना ने एक सच्ची मित्रता का रूप ले लिया था। इसी बीच अचानक रतन के पति वकील साहब की तबीयत खराब हो जाती है और वह वकील साहब के इलाज के लिए उन्हें कलकत्ता लेकर जाती है। कलकत्ता में वकील साहब का इलाज बड़े डॉक्टर से कराया जाता है, किंतु वहां भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जाती है। इसी बीच एक दिन रात को वकील साहब स्वर्ग सिधार जाते हैं। वकील साहब की मृत्यु हो जाती है और इसी गम में रतन के मन में वैराग की भावना उत्पन्न हो जाती है, किंतु उसे ऐसा विराग हो रहा था जो ग्लानि से मिलता था। उसे अपने पर क्रोध और ग्लानि होती थी कि उसने वकील साहब को कोई सुख ना दिया। वह सदा अपनी मौज मस्ती में ही व्यस्त रही। उसका अब जीने को जीना चाहता था। वह चाहती थी कि उसे भी मृत्यु मिल जाए ताकि वे इस ग्लानि से छुटकारा पा सके। अक्सर हम किसी इंसान के चले जाने के बाद उसकी कद्र करते हैं, किंतु उसके चले जाने के पश्चात पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए जो है जैसा है उसे स्वीकार करें और छोटी छोटी कमियों को नज़रअंदाज करें, क्योंकि किसी ने कहा है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को धरती तो किसी को आसमां नहीं मिलता। तो आइए सुनते हैं आगे की कहानी। उसी दिन शव काशी लाया गया। यहीं उसकी दाह क्रिया हुई। वकील साहब के एक भतीजे मालवे में रहते थे। उन्हें तार देकर बुला लिया गया। दाह क्रिया उन्होंने की। रतन को चिता के दृश्य की कल्पना ही से रोमांच होता था। वहां पहुंचकर शायद वह बेहोश हो जाती। जल्पा आजकल सारे दिन उसी के साथ रहती। शोकातुर रतन को न घर बार की सुधि थी, न खाने पीने की। नित्य ही कोई ना कोई ऐसी बात याद आ जाती जिस पर वह घंटों रोती। पति के साथ उसका जो धर्म था, उसके एक अंश का भी उसने पालन किया होता तो उसे बोध होता। अपनी कर्तव्यहीनता, अपनी निष्ठुरता, अपनी श्रृंगार लोलुपता की चर्चा करके वे इतना रोती कि हिचकियां बंध जाती। वकील साहब के सद्गुणों की चर्चा करके ही वे अपनी आत्मा को शांति देती थी। जब तक जीवन के द्वार पर एक रक्षक बैठा हुआ था, उसे कुत्तों या बिल्ली या चोर चकार की चिंता न थी। लेकिन अब द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वे सजग रहती थी। पति का गुणगान किया करती। जीवन का निर्वाह कैसे होगा, नौकरों चाकरों में किन किन को जवाब देना होगा, घर का कौन कौन सा खर्च कम करना होगा, इन प्रश्नों के विषय में दोनों में कोई बात ना होती। मानो ये चिंता मात्र आत्मा के प्रति आभक्ति होगी। भोजन करना, साफ वस्त्र पहनना और मन को कुछ पढ़कर बहलाना भी उसे अनुचित जान पड़ता था। श्राद्ध के दिन उसने अपने सारे वस्त्र और आभूषण महापात्र को दान कर दिए। इन्हें लेकर अब वह क्या करेगी? इनका व्यवहार करके क्या वह अपने जीवन को कलंकित करेगी? इसके विरुद्ध पति की छोटी से छोटी वस्तु को भी स्मृति चिन्ह समझकर वह देखती भालती रहती थी। उसका स्वभाव इतना कोमल हो गया था कि कितनी ही बड़ी हानि हो जाए उसे क्रोध न आता था। टीमल के हाथ से चाय का सेट छूटकर गिर पड़ा, पर रतन के माथे पर बल तक न आया। पहले एक दवात टूट जाने पर इसी टीमल को उसने बुरी डांट बताई थी, निकाले देती थी, पर आज उससे कई गुने नुकसान पर उसने जबान तक न खोली। कठोर भाव उसके हृदय में आते हुए मानो डरते थे कि कहीं आघात न पहुंचे, या शायद पति शोक और पति गुणगान के सिवा और किसी भाव या विचार को मन में लाना वे पाप समझती थी। लेकिन वकील साहब के भतीजे का नाम था मणिभूषण। बड़ा ही मिलनसार, हंसमुख, कार्यकुशल। इसी एक महीने में उसने अपने सैकड़ों मित्र बना लिए। शहर में जिन जिन वकीलों और रईसों से वकील साहब का परिचय था, उन सब से उसने ऐसा मेलजोल बढ़ाया, ऐसी बेतकल्लुफी पैदा की कि रतन को खबर नहीं हुई और उसने बैंक का लेन देन अपने नाम से शुरू कर दिया। इलाहाबाद बैंक में वकील साहब के 20,000 रुपये जमा थे। उस पर तो उसने कब्जा ही कर लिया।
मकानों के किराए भी वसूल करने लगा। गांवों की तहसील भी खुद ही शुरू कर दी, मानो रतन से कोई मतलब नहीं है। एक दिन टीमल ने आकर रतन से कहा, अब बहू जी, जाने वाला तो चला गया, अब घर द्वार की भी कुछ खबर लीजिए। मैंने सुना भैया जी ने बैंक का सब रुपया अपने नाम करा लिया। रतन ने उसकी ओर ऐसे कठोर कुपित नजरों से देखा कि उसे फिर कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी। उस दिन शाम को मणिभूषण ने टीमल को निकाल दिया, चोरी का इल्जाम लगाकर निकाला, जिससे रतन कुछ कह भी न सके। अब केवल महाराज रह गए। उन्हें मणिभूषण ने भंग पिला पिलाकर ऐसा मिलाया कि वे उन्हीं का दम भरने लगे। मेहरी से कहते, बाबूजी का बड़ा रईसाना मिजाज है, कोई सौदा लाओ कभी नहीं पूछते कितने का लाए, बड़ों के घर में बड़े ही होते हैं। बहू जी बाल की खाल निकाला करती थी, ये बेचारे कुछ नहीं बोलते। मेहरी का मुंह पहले ही सी दिया गया था। उसके अधेड़ यौवन ने नए मालिक की रसिकता को चंचल कर दिया था। वे एक ना एक बहाने से बाहर की बैठक में ही मंडराया करती। रतन को जरा भी खबर नहीं थी किस तरह उसके लिए चक्रव्यूह रचा जा रहा है। एक दिन मणिभूषण ने रतन से कहा, काकी जी, अब तो मुझे यहाँ रहना व्यर्थ मालूम होता है। मैं सोचता हूँ अब आपको लेकर घर चला जाऊं। वहां आपकी बहू आपकी सेवा करेगी, बाल बच्चों में आपका जी बहल जाएगा और खर्च भी कम हो जाएगा। आप कहें तो ये बंगला बेच दिया जाए, अच्छे दाम मिल जाएंगे। रतन इस तरह चौंकी मानो उसकी मूर्छा भंग हो गई हो, मानो किसी ने उसे झंझोड़कर जगा दिया हो। सकपकाई हुई आंखों से उसकी ओर देखकर बोली, क्या मुझसे कुछ कह रहे हो? मणिभूषण, जी हाँ, कह रहा था कि अब हम लोगों का यहाँ रहना व्यर्थ है, आपको लेकर चला जाऊं तो कैसा हो? रतन ने उदासीनता से कहा, हाँ, अच्छा तो होगा। मणिभूषण, काका जी ने कोई वसीयतनामा लिखा हो तो लाइए देखूं, उनकी इच्छाओं के आगे सिर झुकाना हमारा धर्म है। रतन ने उसी भांति आकाश पर बैठे हुए जैसे संसार की बातों से अब उसे कोई सरोकार ही ना रहा हो जवाब दिया, अब वसीयत तो नहीं लिखी, और क्या जरूरत थी? मणिभूषण ने फिर पूछा, शायद कहीं लिखकर रख गए हों। रतन, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, कभी जिक्र नहीं किया। मणिभूषण ने मन में प्रसन्न होकर कहा, मेरी इच्छा है कि उनकी कोई यादगार बनवा दी जाए। रतन ने उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ, मैं भी चाहती हूँ। मणिभूषण, गांव की आमदनी कोई 3,000 साल की है, यह आपको मालूम है। इतना ही उनका वार्षिक दान होता था। मैंने उनके हिसाब की किताब देखी है, 200-250 से किसी महीने में कम नहीं है। मेरी सलाह है कि अब वे सब ज्यों का त्यों बना रहे। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ और क्या? मणिभूषण, तो गांव की आमदनी तो धर्मार्थ पर अर्पण कर दी जाए। मकानों का किराया कोई 200 रुपये महीना है, इससे उनके नाम पर एक छोटी सी संस्कृत पाठशाला खोल दी जाए। रतन, हाँ हाँ, बहुत अच्छा होगा। मणिभूषण, और ये बंगला बेच दिया जाए, इस रुपए को बैंक में रख दिया जाए। रतन, हाँ, बहुत अच्छा होगा, मुझे रुपए पैसे की अब क्या जरूरत है? मणिभूषण, आपकी सेवा के लिए तो हम सब हाजिर हैं, मोटर भी अलग कर दी जाए। अभी से ये फिक्र की जाएगी, तब जाकर कहीं 2-3 महीने में फुर्सत मिलेगी। रतन ने लापरवाही से कहा, अभी जल्दी क्या है, कुछ रुपए बैंक में तो है ही। मणिभूषण, अब बैंक में कुछ रुपए थे, मगर महीने भर से खर्च भी तो हो रहे हैं, 1,500 पड़े होंगे। यहाँ तो रुपए जैसे हवा में उड़ जाते हैं। मुझसे तो इस शहर में 1 महीना भी ना रहा जाए, मोटर को तो जल्द ही निकाल देना चाहिए। रतन ने इसके जवाब में भी यही कह दिया, अच्छा तो होगा। वह उस मानसिक दुर्बलता की दशा में थी जब मनुष्य को छोटे छोटे काम भी आसूझ मालूम होने लगते हैं। मणिभूषण की कार्य कुशलता ने एक प्रकार से उसे पराभूत कर दिया था। इस समय जो उसके साथ थोड़ी सी भी सहानुभूति दिखा देता, उसी को वे अपना शुभचिंतक समझने लगती, और मनस्ताप ने उसके मन को इतना कोमल और नर्म बना दिया था कि उस पर किसी की भी छाप पड़ सकती थी। उसकी सारी मलिनता और विद्वता मानो भस्म हो गई थी। वे सभी को अपना समझती थी। उसे किसी पर संदेह न था, किसी से शंका न थी। कदाचित उसके सामने कोई चोर भी उसकी संपत्ति का अपहरण करता तो वे शोर न मचाती।
सोडसी के बाद से जल्पा ने रतन के घर आना जाना कम कर दिया। केवल एक बार घंटे 2 घंटे के लिए चली जाया करती थी। इधर कई दिनों से मुंशी दयानाथ को ज्वर आने लगा था। उन्हें ज्वर में छोड़कर कैसे जाती। मुंशी जी को जरा भी ज्वर आता तो वे बकझक करने लगते थे। कभी गाते, कभी रोते, कभी यमदूतों को अपने सामने नाचते देखते। उनका जी चाहता कि सारा घर मेरे पास बैठा रहे, समधियों को भी बुला लिया जाए, जिससे वे सबसे अंतिम भेंट कर लें, क्योंकि इस बीमारी से बचने की उन्हें आशा न थी। यमराज स्वयं उनके सामने विमान लिए खड़े थे। जागेश्वरी और सब कुछ कर सकती थी, उनकी बकझक ना सुन सकती थी। जो ही वे रोने लगते वे कमरे से निकल जाती। उसे भूत बाधा का भ्रम होता था। मुंशी जी के कमरे में कई समाचार पत्रों के गाइल थे। यही उन्हें एक व्यसन था। जल्पा का जी वहां बैठे बैठे घबराने लगता तो इन गाइलों को उलट पलट कर देखने लगती। एक दिन उसने एक पुराने पत्र में शतरंज का एक नक्शा देखा, जिसे हल कर देने के लिए किसी सज्जन ने पुरस्कार भी रखा था। उसे ख्याल आया कि जिस ताक पर रमानाथ की बिसात और मोहरे रखे हुए थे, उस पर एक किताब में कई नक्शे भी दिए हुए हैं। वे तुरंत दौड़ी हुई ऊपर गई और वे कापी उठा लाई। ये नक्शा उस कॉपी में मौजूद था, और नक्शा ही ना था, उसका हल भी दिया हुआ था। जल्पा के मन में सहसा ये विचार उमड़ पड़ा, इस नक्शे को किसी पत्र में छपा दूं तो कैसा हो, शायद उनकी निगाह पड़ जाए। ये नक्शा इतना सरल तो नहीं है कि आसानी से हल हो जाए। इस नगर में जब कोई उनका सानी नहीं है तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत नहीं हो सकती जो ये नक्शा हल कर सके। कुछ भी हो, जब उन्होंने ये नक्शा हल किया है तो इसे देखते ही फिर हल कर लेंगे। जो लोग पहली बार देखेंगे उन्हें 2-1 दिन सोचने में लग जाएंगे। मैं लिख दूंगी कि जो सबसे पहले हल कर ले उसी को पुरस्कार दिया जाए। जुआ तो है ही, उन्हें रुपए भी ना मिले तो भी इतना तो संभव है ही कि हल करने वालों में उनका नाम भी हो, कुछ पता लग जाएगा। कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो तो रुपए ही तो जाएंगे। 10 रुपए का पुरस्कार रख दूं। पुरस्कार कम होगा तो कोई बड़ा खिलाड़ी इधर ध्यान ना देगा। ये बात भी रमा के हित की ही होगी। इसी उधेड़ बुन में वे आज रतन से ना मिल सकी। रतन दिन भर जो उसकी राह देखती रही, जब वे शाम को भी ना गई तो उससे ना रहा गया। आज वे पति शोक के बाद पहली बार घर से निकली। कहीं रौनक ना थी, कहीं जीवन ना था, मानो सारा नगर शोक मना रहा था। उसे तेज मोटर चलाने की धुन थी, पर आज वे तांगे से भी कम जा रही थी। एक वृद्धा को सड़क के किनारे बैठा देखकर उसने मोटर रोक दिया और उसे 4 आने दे दिए। कुछ आगे और बढ़ी तो 2 कांस्टेबल एक कैदी को लिए जा रहे थे। उसने मोटर रोककर एक कांस्टेबल को बुलाया और उसे 1 रुपया देकर कहा, इस कैदी को मिठाई खिला देना। कांस्टेबल ने सलाम करके रुपया ले लिया। दिल में खुश हुआ, आज किसी भाग्यवान का मुंह देखकर उठा था। जल्पा ने उसे देखते ही कहा, क्षमा करना बहन, आज मैं ना आ सकी, दादाजी को कई दिन से ज्वर आ रहा है। रतन ने तुरंत मुंशी जी के कमरे की ओर कदम उठाया और पूछा, यही है ना? तुमने मुझसे ना कहा? मुंशी जी का ज्वर इस समय कुछ उतरा हुआ था। रतन को देखते ही बोले, बड़ा दुख हुआ देवी जी, मगर यह तो संसार है। आज एक की बारी है, कल दूसरे की बारी है, यही चल चलाव लगा हुआ है। अब मैं भी चला, नहीं बच सकता, बड़ी प्यास है, जैसे छाती में कोई भट्टी जल रही हो। फुका जाता हूँ, कोई अपना नहीं होता बाई जी। संसार के नाते सब स्वार्थ के नाते हैं। आदमी अकेला हाथ पसारे एक दिन चला जाता है। हाय हाय, लड़का था, वह भी हाथ से निकल गया, ना जाने कहाँ गया। आज होता तो एक पानी देने वाला तो होता। ये 2 लौंडे हैं, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं, मैं मर जाऊं या जी जाऊं। इन्हें 3 वक्त खाने को चाहिए, 3 दट पानी पीने को, बस बस और किसी काम के नहीं। यहाँ बैठते दोनों का दम घुटता है। हाय, क्या करूं, अब की ना बचूंगा। रतन ने तस्कीन दी, यह मलेरिया है, 2-4 दिन में आप अच्छे हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं।
मुंशी जी ने दीन नजरों से देखकर कहा, बैठ जाइए बहू जी। आप कहती हैं, आपका आशीर्वाद है तो शायद बच जाऊं, लेकिन मुझे तो आशा नहीं है। मैं भी ताल ठोके यमराज से लड़ने को तैयार बैठा हूं। अब उनके घर मेहमानी खाऊंगा। अब कहाँ जाते हैं बचकर बचा। ऐसा ऐसा रंगे दूंगा कि वे भी याद करें। लोग कहते हैं वहां भी आत्माएं इसी तरह रहती हैं। इसी तरह वहां भी कचेरियां हैं, हाकिम हैं, राजा हैं, रंक हैं, व्याख्यान होते हैं, समाचार पत्र छपते हैं। फिर क्या चिंता है। वहां भी अहलमद हो जाऊंगा। मजे से अखबार पढ़ा करूंगा। रतन को ऐसी हंसी छूटी कि वहां खड़ी न रह सकी। मुंशी जी विनोद के भाव से वे बातें नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीर विचार की रेखा थी। आज 1.5-2 महीने के बाद रतन हंसी और इस असामयिक हंसी को छिपाने के लिए कमरे से निकल आई। उसके साथ ही जल्पा भी बाहर आ गई। रतन ने अपराधी नजरों से उसकी ओर देखकर कहा, दादाजी ने मन में क्या समझा होगा। सोचते होंगे मैं तो जान से मर रहा हूं और इसे हंसी सूझती है। अब वहां न जाऊंगी, नहीं ऐसी ही कोई बात फिर कहेंगे तो मैं बिना हंसे न रह सकूंगी। देखो तो आज कितनी बेमौका हंसी आई है। वह अपने मन को इस उच्च श्रृंखलता के लिए धिक्कारने लगी। जल्पा ने उसके मन का भाव ताड़कर कहा, मुझे भी अक्सर इनकी बातों पर हंसी आ जाती है बहन। इस वक्त तो इनका ज्वर कुछ हल्का है, और जोर का ज्वर होता तब तो ये और भी ऊल जलूल बकने लगते हैं। उस वक्त हंसी रोकना मुश्किल हो जाती है। आज सवेरे कहने लगे, मेरा पेट भक हो गया, मेरा पेट भक हो गया, भक हो गया। इसकी रट लगा दी। इसका आशय क्या था न मैं समझ सकी न अम्मा, पर वह बराबर यही रटे जाते थे कि पेट भक हो गया, पेट भक हो गया। आओ कमरे में चलें। रतन, मेरे साथ न चलोगी? जल्पा, आज तो न चल सकूंगी बहन। कल आओगी? कह नहीं सकती। दादाजी का कुछ ज्वर हल्का हो रहा तो जरूर आऊंगी। नहीं भाई, जरूर आना। तुमसे एक सलाह करनी है। क्या सलाह है? मुन्नी कहते हैं यहाँ अब रहकर क्या करना है, घर चलो। बंगले को बेच देने को कहते हैं। जल्पा ने एकाएक ठिठक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, यह तो तुमने बुरी खबर सुनाई बहन। मुझे इस दशा में तुम छोड़कर चली जाओगी? मैं न जाने दूंगी। मुन्नी से कह दो बंगला बेच दे, मगर जब तक उनका कुछ पता न चल जाएगा मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। तुम कुल 1 हफ्ते बाहर रही, मुझे एक एक पल पहाड़ हो गया। मैं न जानती थी कि मुझे तुमसे इतना प्रेम हो गया है। अब तो शायद मैं मर ही जाऊं। नहीं बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, अभी जाने का नाम न लेना। रतन की भी आंखें भर आई। बोली, मुझसे भी वहां न रहा जाएगा, सच कहती हूं। मैं तो कह दूंगी मुझे नहीं जाना है। जल्पा उसको हाथ पकड़े हुए ऊपर अपने कमरे में ले गई और उसके गले में हाथ डालकर बोली, कसम खाओ कि मुझे छोड़कर न जाओगी। रतन ने उसे अंकवार में लेकर कहा, लो भई, कसम खाती हूं ना जाऊंगी, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। मेरे लिए वहां क्या रखा है? बंगला भी क्यों बेचूं? 200-250 मकानों का किराया है, हम दोनों के गुजर के लिए काफी है। मैं कली मणिभूषण से कह दूंगी मैं ना जाऊंगी। सहसा फर्श पर शतरंज के मोहरे और नक्शे देखकर उसने पूछा, यह शतरंज किसके साथ खेल रही थी? जल्पा ने शतरंज के नक्शे पर अपने भाग्य का पासा फेंकने की जो बात सोची थी वे सब उससे कह सुनाई। मन में डर रही थी कि कहीं वह इस प्रस्ताव को व्यर्थ न समझे, पागलपन न ख्याल करे। लेकिन रतन सुनते ही उछल पड़ी और बोली, 10 रुपए तो बहुत कम पुरस्कार है, 50 रुपए कर दो, रुपए मैं देती हूँ। जल्पा ने शंका की, लेकिन इतने पुरस्कार के लोभ से कई अच्छे शतरंजबाजों ने मैदान में कदम रखा तो? रतन ने दृढ़ता से कहा, कोई हरज नहीं, बाबूजी की निगाह पड़ गई, वे इसे जरूर हल कर लेंगे, और मुझे आशा है कि सबसे पहले वही हल करेंगे और उनका ही नाम आवेगा। कुछ ना होगा तो पता तो लग ही जाएगा, अखबार के दफ्तर से तो उनका पता आ ही जाएगा। तुमने बहुत अच्छा उपाय सोच निकाला है। मेरा मन कहता है इसका अच्छा फल होगा। मैं अब मन की प्रेरणा की कायल हो गई हूँ। मैं इन्हें लेकर कलकत्ता गई थी, उस वक्त मेरा मन कह रहा था यहाँ जाना अच्छा ना होगा।
जल्पा, तो तुम्हें आशा है? हाँ हाँ, पूरी। तो मैं कल सवेरे रुपए लेकर आऊंगी। तो मैं आज खत लिख कर रखूंगी। किसके पास भेजूं? वहां का कोई प्रसिद्ध पत्र होना चाहिए। वहां तो प्रजामित्र की बड़ी चर्चा थी। पुस्तकालयों में अक्सर लोग उसी को पढ़ते नजर आते थे। तो प्रजामित्र ही को लिखूंगी। लेकिन रुपए हड़प कर जाएं और नक्शा ना छापे तो क्या होगा क्या? 50 रुपए ही तो ले जाएगा। दमड़ी की हंडिया खोकर कुत्तों की जात तो पहचान ली जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो लोग देश हित के लिए जेल जाते हैं, तरह तरह की धोस सहते हैं, वे इतने नीच नहीं हो सकते। मेरे साथ आधा घंटे के लिए चलो तो तुम्हें इसी वक्त रुपए दे दूं। जल्पा ने नीमराजी होकर कहा। इस वक्त कहाँ चलूं? कल ही आऊंगी। उसी वक्त मुंशी जी पुकार उठे। बहू, बहू। जल्पा तो लपकी हुई उनके कमरे की ओर चली। रतन बाहर जा रही थी। जागेश्वरी पंखा लिए अपने को झलती हुई दिखाई पड़ गई। रतन ने पूछा, तुम्हें गर्मी लग रही है अम्मा जी? मैं तो ठंड के मारे कांप रही हूँ। अरे, तुम्हारे पांवों में ये क्या उजला उजला लगा हुआ है? क्या आटा पीस रही थी? जागेश्वरी ने लज्जित होकर कहा। हाँ, वैद्य जी ने इन्हें हाथ के आटे की रोटी खाने को कहा है। बाजार में हाथ का आटा कहाँ मयस्सर। मोहल्ले में कोई पीसनहारी नहीं मिलती। मजूरी ने तक चक्की से आटा पिसवा लेती है। मैं तो एक आना सेर देने को राजी हूँ, पर कोई मिलती ही नहीं। रतन ने अचंभे से कहा। तुमसे चक्की चल जाती है अम्मा? जागेश्वरी ने झेप से मुस्कुराकर कहा। कौन बहुत था? पाव भर तो 2 दिन के लिए हो जाता है। खाते नहीं एक कौर भी बहू। पीसने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे उनके पास बैठना पड़ता। मुझे रात भर चक्की पीसना है। उनके पास घड़ी भर बैठना गो नहीं। उनके पास घड़ी भर बैठना गो नहीं। रतन जाकर जांत के पास 1 मिनट खड़ी रही, फिर मुस्कुराकर माची पर बैठ गई और बोली, तुमसे तो अब जातना चलता होगा माँ जी। लाओ, थोड़ा सा गेहूं मुझे दो, देखूं तो। जागेश्वरी ने कानों पर हाथ रखकर कहा। अरे नहीं बहू, तुम क्या पीसोगी? चलो यहाँ से। रतन ने प्रमाण दिया। मैंने बहुत दिनों तक पीसा है माँ जी। जब मैं अपने घर थी तो रोज पीसती थी। अरे लाओ मेरी अम्मा थोड़ा सा गेहूं। हाथ दुखने लगेगा, छाले पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा माँ जी, आप गेहूं तो लाइए। जागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करके कहा। गेहूं घर में नहीं है, अब इस वक्त बाजार से कौन लावे। अच्छा चलिए, मैं भंडारे में देखूं। गेहूं होगा कैसे नहीं। रसोई की बगल वाली कोठरी में सब खाने पीने का सामान रहता था। रतन अंदर चली गई और हांडियों में टटोल टटोल कर देखने लगी। एक हांडी में गेहूं निकल आए। बड़ी खुश हुई, बोली, देखो माँ जी, निकले कि नहीं। तुम मुझसे बहाना कर रही थी। उसने एक टोकरी में थोड़ा सा गेहूं निकाल लिया और खुश खुश चक्की पर जाकर पीसने लगी। जागेश्वरी ने जाकर जल्पा से कहा, बहू, वे जांत पर बैठी हुई पीस रही है। उठाती हूँ उठती ही नहीं, कोई देख ले तो क्या कहे। जल्पा ने मुंशी जी के कमरे से निकलकर सांस की घबराहट का आनंद उठाने के लिए कहा, यह तुमने क्या गजब किया अम्मा जी। सचमुच कोई देख ले तो नाक ही कट जाए। चलिए जरा देखूं। जागेश्वरी ने विवशता से कहा, क्या करूं, मैं तो समझा के हार गई, मानती ही नहीं। जल्पा ने जाकर देखा तो रतन गेहूं पीसने में मग्न थी। विनोद के स्वाभाविक आनंद से उसका चेहरा खिला हुआ था। इतनी ही देर में उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। उसके बलिष्ठ हाथों में जांत लट्टू के समान नाच रहा था। जल्पा ने हंसकर कहा, ओरी, आटा महीन हो, नहीं पैसे ना मिलेंगे। रतन को सुनाई न दिया। बहरों की भांति निश्चित भाव से मुस्कुराई। जल्पा ने और जोर से कहा, आटा खूब महीन पीसना, नहीं तो पैसे ना पाएगी। रतन ने भी हंसकर कहा, जितना महीन कहिए उतना महीन पीस दूं बहू जी, पिसाई अच्छी मिलनी चाहिए। मोले सेर। रतन, मोले सेर नहीं। जल्पा, मुंह धो आओ, धोले सेर मिलेंगे। रतन, मैं ये सब पीस कर उठूंगी, तुम यहां क्यों खड़ी हो। जल्पा, आ जाऊं, मैं भी खिंचा दूं। रतन, जी चाहता है कोई जात का गीत गाऊं। जल्पा, अकेले कैसे गाओगी। जागेश्वरी से,
अम्मा, आप जरा दादाजी के पास बैठ जाएं, मैं अभी आती हूँ। जल्पा भी जात पर जा बैठी और दोनों जात का ये गीत गाने लगी। मोही जोगिन बना के कहाँ गए रे जोगिया। दोनों के स्वर मधुर थे। जात की घुमर घुमर उनके स्वर के साथ साज का काम कर रही थी। जब दोनों एक कड़ी गाकर चुप हो जाती तो जात का स्वर मानो कंठ ध्वनि से रंजित होकर और भी मनोहर हो जाता था। दोनों के हृदय इस समय जीवन के स्वाभाविक आनंद से पूर्ण थे। न शोक का भार था, न वियोग का दुख। जैसे जैसे कि दो चिड़ियां प्रभात की अपूर्व शोभा से मग्न होकर चहक रही हो। रमानाथ की चाय की दुकान खुल तो गई, पर केवल रात को खुलती थी, दिन भर बंद रहती थी। रात को भी अधिकतर देवी दीन ही दुकान पर बैठता, पर बिक्री अच्छी हो जाती थी। पहले ही दिन 3 रुपए के पैसे आए, दूसरे दिन से 4-5 रुपए का औसत पड़ने लगा। चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी कि जो एक बार यहाँ चाय पी लेता फिर दूसरी दुकान पर न जाता। रमा ने मनोरंजन की कुछ सामग्री जमा कर दी। कुछ रुपए जमा हो गए तो उसने एक सुंदर मेज ली। चिराग जलने के बाद शाक भाजी की बिक्री ज्यादा न होती थी। वे उन टोकरों को उठाकर अंदर रख देता और बरामदे में वे मेज लगा देता। उस पर ताश के सेट रख देता। 2 दैनिक पत्र भी मंगाने लगा। दुकान चल निकली। उन्हीं 3-4 घंटों में 6-7 रुपए आ जाते थे और सब खर्च निकालकर 3-4 रुपए बच रहते थे। इन 4 महीनों की तपस्या ने रमा की भोग लालसा को और भी प्रचंड कर दिया था। जब तक हाथ में रुपए ना थे वे मजबूर था। रुपए आते ही सैर सपाटे की धुन सवार हो गई। सिनेमा की याद भी आई। रोज के व्यवहार की मामूली चीजें जिन्हें अब तक वे टालता आया था अब अबाधा रूप से आने लगी। देवी दीन के लिए वह एक सुंदर रेशमी चादर लाया। जग्गो के सिर में पीड़ा होती रहती थी। एक दिन सुगंधित तेल की शीशियां लाकर उसे दे दी। दोनों निहाल हो गए। अब बुढ़िया कभी अपने सिर पर बोझा लाती तो डांटता, काकी अब तो मैं भी 4 पैसे कमाने लगा हूं, अब तू क्यों जान देती है। अब कभी तेरे सर पर टोकरी देखी तो कहे देता हूं, दुकान उठाकर फेंक दूंगा, फिर मुझे जो सजा चाहे दे देना। बुढ़िया बेटे की डांट सुनकर गदगद हो जाती। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में।